नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। मेरा नाम मुकेश किरार है। मैं BA-LLB के एजुकेशनल वीडियो आपके बीच में लेके आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से जो आपके बीच में नहीं ला पाया था, उसके कई कारण हैं कि मैं आपके बीच में वीडियो नहीं ला पाया। तो अब मैं आपके बीच में अपना लेटेस्ट वीडियो लेके आया हूँ, जो काफ़ी दिन बाद आया। मेरी फैमिली में एक थोड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, इसलिए मैं पिछले 10 या 12 दिन से करीब करीब आपको कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। मेरी एल्डर सिस्टर जो है, उसकी डेथ होने की वजह से मेरे परिवार में काफ़ी परेशानी से गुजरना पड़ा, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। काफ़ी फ्रेंड्स के बच्चों के ना रेगुलर मैसेजेस आ रहे थे मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप पर भी मैसेज आए कई बच्चों के। उन्होंने कहा कि सर आप वीडियो डालिए, आपने वीडियो डालना क्यों बंद कर दिया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने वीडियो डालना बंद नहीं किया था, लेकिन उस फैमिली ट्रेजेडी की वजह से मुझे समय नहीं मिल पाया, या मेरा माइंड जो था वो सेट फिक्स नहीं था, यानी कि स्टेबल ऑफ माइंड कंडीशन में मैं था नहीं कि आपके लिए कुछ पढ़ के वीडियो बना पाऊँ। तो अब मैं पहला वीडियो लाया हूँ और शायद मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा कि आपके सिलेबस को कवर करने के लिए बहुत जल्दी जल्दी मैं वीडियो बना कर डाल दूँ, क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम है वो, जहाँ तक मुझे इनपुट मिल रहा है, वो जून के एंड में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे की पूरी उम्मीद है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज जो हम कवर कर रहे हैं वो सेकंड सेमेस्टर BA-LLB फर्स्ट ईयर को कवर कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस 2 को। ये पॉलिटिकल साइंस 2 जो है हमने अभी तक कवर नहीं किया है, इसको हम आज कवर करने जा रहे हैं। इसका यूनिट 1 जो है वो आज मैं कवर कर रहा हूँ आपके साथ। तो यूनिट 1 जो है पॉलिटिकल साइंस 2 BA-LLB सेकंड सेमेस्टर। यूनिट 1 में जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके मीनिंग बताइए, क्या है इंटरनेशनल रिलेशन, नेचर रोल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट का क्या रोल है, कैसा नेचर है, आइडियोलॉजी इन फॉर्मेशन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाता है, डिप्लोमेसी क्या है, इट्स का मीनिंग बताइए, नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी एंड इट्स इम्पोर्टेंस, डिप्लोमेसी क्या है, ये किस तरह की होती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं डिप्लोमेसी के, और ये कितनी इम्पोर्टेंट है। तो आइए पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन यूनिट 1 जो हम कवर कर रहे हैं। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको अलग से दे दूंगा। तो इंटरनेशनल रिलेशन में जैसे आप समझ पाते हैं, हिंदी में इंटरनेशनल रिलेशन को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो एक देश के, एक स्टेट के, एक राज्य के दूसरे देशों से होते हैं। उन संबंधों को हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस के नाम से जानते हैं। मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इसका मीनिंग क्या है, द टर्म इंटरनेशनल वॉज फर्स्ट यूज बाय द जेरेमी बेनेथम इन द लेटर पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के लेटर पार्ट यानी कि आखिरी पार्ट में जेनेरी बेंथम ने पहली बार यूज़ किया था इस वर्ड का। इसका नाम है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ड्यूरिंग द 19th एंड द 20th सेंचुरी इंटरनेशनल रिलेशंस हैव ग्रोथ रैपिडली। लेकिन 19वीं और 20वीं सदी के अंदर एकदम से जो ग्रोथ हुए इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि एक देश की दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ने लगी। Today, relations of the state nations are become more strong, and whether the political, social or those related to trade and commerce, यानी कि जो देश का दूसरे देशों के साथ संबंध है वो कई परिस्थितियाँ और कई स्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है, किसी एक जगह वो फिक्स नहीं है। जैसे पॉलिटिकल है, राजनीतिक संबंध होता है, उसके अलावा कॉमर्स और ट्रेड का संबंध है, व्यापार करते हैं एक दूसरे से, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं एक देश दूसरे देश के साथ। क्योंकि आपको पता है कि जो जोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं या जो मौसम होते हैं वो हर देश के समान नहीं होते। तो कुछ चीज़ें किसी देश में पैदा होती हैं तो कुछ चीज़ें किसी देश में पैदा नहीं होती। तो ऐसी चीज़ें जो वहाँ देश में नहीं होती लेकिन वहाँ के लोगों को उसकी डिमांड है, तो वो दूसरे देशों से इंपोर्ट करके मंगाई जाती हैं। ऐसी कुछ चीज़ें जो हमारे यहाँ पैदा होती है दूसरे देशों में पैदा नहीं होती, तो हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं उन देशों को। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से एक देश दूसरे देश के साथ अपने इंटरनेशनल संबंध को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बिल्ड करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो डेवलप होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। नो नेशन सर्वाइव विदाउट द रिलेशंस ऑफ द नेटिव स्टेट्स एंड नेशंस। कोई भी राज्य हो, कोई भी नेशंस है, कोई भी देश है, वो अपने पड़ोसी देशों के सहयोग के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। पीसफुल अगर उसको कंट्री में रहना है या पीसफुल उसको चलाना है सब कुछ, तो उसको अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखने ही होंगे। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या डेफिनेशन है। The way in which the two or the more nation interact with the regard each other, especially in the context of the political, economical and cultural relationship। ये और लिख गया, ये एंड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बता रहा है डेफिनेशन के अंदर, एक देश या एक से अधिक देशों का दूसरे देशों के साथ जो भी पॉलिटिकल, राजनीतिक
इकोनॉमिकल आर्थिक और कल्चरल, यानी कि कल्चर जो हमारे हिंदू कल्चर है, जैसे हिंदू के रीति रिवाज है, इसके अलावा मुस्लिम कल्चर्स है, उसके अलावा यूरोपियन कल्चर्स है। इन कल्चर्स का आदान प्रदान भी होता है इंटरनेशनल रिलेशन में। यानी कि बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो इंडिया घूमने आते हैं, ऐसे इंडिया के टूरिस्ट हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ को घूमने भी जाते हैं। ट्रेवर टेलर ने क्या डेफिनेशन दी है इसके? इंटरनेशनल रिलेशन एज अ डिसिप्लिन विच टेल्स टू एक्सप्लेन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अक्रॉस स्टेट्स बाउंड्रीज़। कहता है कि वो सब राजनीतिक गतिविधियाँ जो राज्य की सीमा से बाहर जाती हैं और राज्य की सीमा के अंदर भारी एक्टिविटीज़ आती हैं, उन सब एक्टिविटीज़ को इंटरनेशनल रिलेशन में कवर किया जा सकता है। ओला जोसेफ ने भी इसकी डेफिनेशन दी है। इंटरनेशनल रिलेशंस आर द स्टडी ऑफ द ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन that exists between the member of separate entities, our nations within the international system. International relations could encompasses many different activities, social, economic, religious, and so forth, insofar as they have the implications for international political relations। यानी कि बार बार जो एक ही चीज़ की बात हर कोई कर रहा है वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंध। यानी कि बेसिकली जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो राजनीतिक संबंधों के ऊपर डिपेंड करता है, बेस करता है, लेकिन फिर भी जो संबंध है वो और भी चीज़ तरह के हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इकोनॉमिकल संबंध हो सकते हैं, रिलीजियस संबंध हो सकते हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान कहीं ना कहीं रिलीजियसली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मुस्लिम पॉपुलेशन जो है हमारे देश में भी है और मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान में भी है, और उनके जो ट्रेडिशंस हैं वो काफ़ी सारे मैच करते हैं एक दूसरे से। तो इस तरह से हमारे रिलीजियस संबंध पाकिस्तान से भी हो सकते हैं। हमारे रिलीजियस संबंध जो हैं वो श्रीलंका से हो सकते हैं, क्योंकि हमारी जो तमिल आबादी है, जो हमारे तमिल कंट्रीज़ हैं इंडिया की, जो इंडिया के बॉटम में आप देखते हैं, जैसे चेन्नई है, हमारा कर्नाटका है, त्रिवेंद्रपुरम है, ये सब क्या है श्रीलंका से टच होते हैं। तो इनके जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं, इनके जो कल्चर्स हैं वो काफ़ी कुछ मैच करते हैं श्रीलंका से। तो इसीलिए जो इस तरह के संबंध भी एक देश के दूसरे देश के साथ हो सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो संबंध इंटरनेशनल रिलेशन में जो साइंटिफिकली या पॉलिटिकली कवर किया गया है वो राजनीतिक संबंध है एक देश के साथ से जो पॉलिटिकल रिलेशंस है। However, international relations are the scientific study between and among but some non-state actors like MNC, NGOs, IGOs also influence the international relations। ये कहता है स्टेट के साथ साथ, यानी कि जैसे हमारी भारत सरकार है उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी और संस्थाएं भी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करती हैं। जैसे एमएनसी है। एमएनसी क्या होता है? एमएनसी कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो ब्रिटेन बेस है या जो अमेरिका बेस है, लेकिन उन्होंने अपनी एक एक प्रोडक्शन यूनिट, यानी कि एक एक फर्म, एक एक कम्युनिकेशन यूनिट जो है वो इंडिया में भी लगा रखी हैं। जैसे आपने बहुत सारे बीपीओ सुने होंगे। बीपीओ क्या होता है? कॉल सेंटर्स होते हैं। कॉल सेंटर्स क्या होते हैं? अमेरिका का कॉल सेंटर है, यानी कि वो प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका में है, उसकी सर्विसेज कहाँ चल रही हैं? अमेरिका में चल रही है, लेकिन वो कॉल जो है वो इंडिया आते हैं और इंडिया से उनके जो कस्टमर की कंप्लेंट्स होती है उसको नोट किया जाता है, फिर उसको फॉरवर्ड किया जाता है उस कंपनी को, और वो कंपनी जो है अपने टेक्नीशियन को भेज के वो प्रॉब्लम सॉल्व कराती है। लेकिन ये सारे के बीच में इंडिया को क्या फ़ायदा हो रहा है? इंडिया को एक तो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है। दूसरा, अमेरिका को क्या फ़ायदा हो रहा है? अमेरिका को ये फ़ायदा हो रहा है कि सस्ता एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंडिया में मिलता है, और वहाँ पे अगर वो यही काम यहाँ ना करा के वहाँ कराएगा तो उसको डबल खर्चा करना पड़ेगा, तो उसका आधा पैसा बच रहा है। इस वजह से बहुत सारी एमएनसीज़ जो हैं वो इंडिया में सेटअप हो गई हैं। मैंने पीछे जब आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी तो एक बार बड़ी डिटेल में बताई थी कि 1992 के अंदर मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर थे, और प्राइम मिनिस्टर कौन था याद है आपको? एक मिनट सोचिए ज़रा, कौन था उस समय हमारा फाइनेंस मिनिस्टर? उस समय हमारे उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई थी। उस पॉलिसी के अंदर जो हमने बैन लगा रखा था इतने सालों के से फ्रीडम के बाद कि हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी को अपने देश में नहीं आने देंगे। वो इसलिए नहीं आने देंगे क्योंकि हमें डर लगता था, क्योंकि एक कंपनी तो थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे बिज़नेस करने आई थी, उसने बिज़नेस के बहाने धीरे धीरे करके हम पे कब्जा कर लिया, हमारे पूरे देश को हड़प लिया। तो हमें डर लगता था कि फिर कोई ऐसी कंपनी ना घुस जाए इंडिया में, तो इसलिए हमने आज़ादी के बाद रोक लगा दी कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी यानी विदेशी कंपनी इंडिया में व्यापार नहीं कर पाएगी। लेकिन अब हमने 1992 में जब देखा कि इससे तो काम नहीं चलेगा, इससे तो हम पीछे होते जा रहे हैं, हमारे वर्ल्ड से संबंध टूटते जा रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो वर्ल्ड से हमें मिल सकती हैं और अच्छी मिल सकती हैं। तो हमने फिर एक नई पॉलिसी लाई। सरदार मनमोहन सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने एक पॉलिसी ड्राफ्ट की,
और उस पॉलिसी के बाद बहुत सारी एमएनसीज़ के ऊपर से बैन हटा दिया गया और काफ़ी सारी एमएनसीज़ ने इंडिया में उस समय अपना बिजनेस सेटअप किया। इसी तरह से एनजीओज़ होती है, एनजीओ वो समूह होते हैं, वो संस्थाएं होती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट किसी की भी मदद के लिए काम करती हैं। तो ऐसी एनजीओ की वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो आर्थिक ज़रूरतें हैं, यानी कि हमारे जो समाज है उसमें जो गरीब तबका है या जो दिव्यांग लोग हैं, यानी कि जिनको किसी तरह की कोई सहायता या हेल्प नहीं मिली, उनको हेल्प मिलती है और ऐसे लोग जो हैं आगे बढ़ते हैं। तो इस वजह से इनके भी अंतर्राष्ट्रीय फ़ंड्स आते हैं, यानी कि इनको भी इंटरनेशनल एनजीओज़ होती हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय फ़ंड प्राप्त होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय फ़ंड आने की वजह से ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस को जो है वो प्रभावित करती है कहीं ना कहीं। इसी तरह से आईजीओ भी कुछ ऐसी संस्थाएँ हैं जो एनजीओ की तरह ही काम करती हैं, तो इनको भी इंटरनेशनल रिलेशन बिल्ड करने पड़ते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट क्या है, वार एंड कोऑपरेशन, यानी कि दो देशों के बीच में जब भी किसी मुद्दे को लेकर बहस होती है, लड़ाई होती है, तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा हो जाता है। अगर वो झगड़े से हमें बचना है तो हमें इंटरनेशनल रिलेशंस बिल्ड करने पड़ेंगे और इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा पीस, यानी कि जब हम कोऑपरेट करेंगे, एक कंट्री दूसरे से कोऑपरेट करेगी तो उसको क्या मिलेगा, पीस, शांति मिलेगी। इंटरनेशनल रिलेशन इंक्लूड द ऑल टाइप ऑफ रिलेशन, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, एग्रीकल्चर, यानी कि सभी तरह के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो या वो सांस्कृतिक हो, इन सभी संबंधों को इसमें कवर किया जाता है। वेयर एज द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंक्लूड एनी पॉलिटिकल रिलेशन। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध में केवल पॉलिटिकल रिलेशंस को ही जोड़ा जाता है। तो नेचर एंड द इंटरनेशनल रिलेशन, नेचर्स क्या है, नो सिंगल डेफिनेशन। अभी तक इंटरनेशनल संबंध की, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं आई है। अकॉर्डिंग रॉबर्ट कोरियाना के अनुसार क्या है, एज अ फील्ड ऑफ स्टडी इंटरनेशनल रिलेशन डजंट हैव सर्टेन बाउंड्रीज ड्यू टू इट्स ब्रॉड एंड वाइड स्कोप, इट डजंट हैव फिक्स्ड और सिंगल डेफिनेशन। इसका स्कोप इतना बड़ा है, इसका क्षेत्र इतना बड़ा है कि इसकी कोई भी सिंगल डेफिनेशन देना इतना आसान नहीं है, इसीलिए इसके अभी तक कोई भी डेफिनेशन नहीं दे पाया। ऑपरेट्स इन एनार्की, देयर इज़ नो वर्ल्ड गवर्नमेंट विच कैन कंट्रोल द एक्शंस ऑफ द सोवेरियन नेशन स्टेट्स who are struggling to fulfill their own national interest, thus it's operated in anarchy। एनार्की सिस्टम में क्या होता है, एनार्की सिस्टम में क्या होता है, एक राज्य दूसरे राज्य से अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ता है। तो यहाँ पर क्या है कि हर राज्य अपने हिसाब से पॉलिसीज़ फ्रेम करता है, अपने बेनिफिट के हिसाब से पॉलिसीज़ फ्रेम करता है और उसको दूसरे राज्य के बेनिफिट से या दूसरे राज्य के फ़ायदे से कोई मतलब नहीं होता, वो केवल अपना फ़ायदा देखता है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस तो बिल्ड होते हैं लेकिन दोनों अपने स्वार्थ के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का मतलब ये है कि मान लो कि इंडिया को क्या चाहिए, ड्राई फ्रूट चाहिए, वो कहाँ से चाहिए, अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका एक ठंडा प्रदेश है, वहाँ पे ड्राई फ्रूट ज़्यादा होते हैं और इंडिया में ठंडा प्रदेश जो है वो कश्मीर है, वहाँ पे इतना सारा नहीं होता, तो हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अब अमेरिका क्या चीज़, इंडिया जो है गर्म प्रदेश है, यहाँ पर जो है चाय और कॉफ़ी का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और अमेरिका के अंदर चाय और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा खर्च होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, अमेरिका वाले इंडिया से चाय कॉफ़ी लेते हैं, यानी कि इंपोर्ट करते हैं और इंडिया को एक्सपोर्ट कर देते हैं वहाँ से ड्राई फ्रूट्स। तो ये सब डिपेंड करता है कि उनको कितना चाहिए और हमें कितना चाहिए, यानी कि इंटर रिलेशंस एक दूसरे के ऊपर, इंटरडिपेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट देख लेते हैं। इट इज़ अ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट एज इट रिलेटेड टू द अदर सब्जेक्ट लाइफ, हिस्ट्री, सोशलॉजी, इकोनॉमिक एंड एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि एक सब्जेक्ट में इसको बांधना बड़ा मुश्किल काम है। ये हर तरह की चीज़ों में बटा हुआ है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यूरोपियनिज्म, यूरोसेंट्रलिज्म, Initially, the international relations was dominated by the nations states of the Europe. Scholars were only concerned with the study and relation between the European and the countries। यानी कि जितनी भी हमारी UNO है या कोई भी संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर काम कर रही है, वो सारे अधिकतर यूरोपियन बेस हैं। तो वो जितनी भी पॉलिसीज़ बनाते हैं सारे यूरोप को बेस करके बना देते हैं, तो इंडिया का उसमें जो है पॉइंट ऑफ व्यू नज़र नहीं आ पाता है। मल्टी थियोरिटिकल, द इंटरनेशनल रिलेशन एज अ डिसिप्लिन has many the different kinds of theories like the liberalization, neoliberalization, relation feminism, new religion which make the international relation multi-critical discipline। यानी कि किसी एक परिभाषा के अंदर बांधना, यानी कि इकोनॉमी का बोलना या पॉलिटिकल बोलना या कल्चर बोलना, ये ठीक नहीं है और ये यानी कि मल्टीटास्किंग एक्टिविटी है, इसमें कई चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं। कंसर्न विद द ग्लोबल इशू,
पेंडेमिक आ जाए, टेररिज्म हो जाए, एनवायरमेंटल चेंज हो जाए, ये सारे क्या हैं, ये ग्लोबल कॉन्सेप्ट है, यानी कि पूरे विश्व के अंदर चलते हैं। और इन्हीं ग्लोबल कॉन्सेप्ट को अगर हम एक जगह इकट्ठा ले आए तो वो इंटरनेशनल रिलेशंस बन जाते हैं। रोल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी के अंदर नेशनल इंटरेस्ट का क्या रोल है, किस तरह से नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है। नेशनल इंटरेस्ट प्रिजर्वेशन ऑफ द फिजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल आइडेंटिटी, परमानेंट इंटरेस्ट, ये सब जुड़कर क्या बनता है, नेशनल इंटरेस्ट बनता है। सिक्योरिटी प्लस सर्वाइवल यानी कि वेरिएबल इंटरेस्ट, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ बनाते हैं। फॉरेन पॉलिसी क्या है, सेट ऑफ प्रिंसिपल डिसीजन एंड द प्लान ऑफ एक्शन सिक्योरिंग द डिफाइंड गोल्स ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि जो भी हमारे नेशनल गोल को प्रोजेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है, वो हमारा फॉरेन पॉलिसी कहलाती है। थ्रू द exercise of the national power, foreign policy always is successfully changing, maintaining and recalculating the behavior of the state. Relations between the foreign policy and the national अब फॉरेन पॉलिसी और नेशनल इंटरेस्ट में क्या बात है जो कॉमन है। नेशनल इंटरेस्ट इज़ द बेस ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। नेशनल इंटरेस्ट क्या है, फॉरेन पॉलिसी का बेस है। फॉरेन पॉलिसी इज़ द रिजल्ट ऑफ द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। फॉरेन पॉलिसी क्या है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है नेशनल इंटरेस्ट का। फॉरेन ऑलवेज सीज टू डिफाइन द नेशनल इंटरेस्ट। A nation foreign policy is restricted and nationality defined against the national interest of the other states. Statesmen are always guided by the national interest. Decision maker make the foreign अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंटरेस्ट। जो डिसीजन मेकर होते हैं किसी भी राज्य के, किसी भी देश के, वो जो भी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। फॉरेन पॉलिसी एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। फॉरेन पॉलिसी क्या है, डायरेक्टर है नेशनल इंटरेस्ट का। वी आर एम्बिशियस एंड वैग्यू लेक ऑफ क्लियरिटी। सभी कंट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी एम्बिशियस होती हैं अपने गोल्स को पाने के लिए। नेशनल इंटरेस्ट गेट ट्रांसलेटेड इनटू द रियलिटी कॉन्ट्रैक्टेड इनटू द फॉरेन पॉलिसी। नेशनल से फॉरेन पॉलिसी जो है वो कंस्ट्रक्ट होती है। नेशनल इंटरेस्ट अलोंग कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को आप अकेले एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉरेन पॉलिसी लीडर ऑफ द स्टेट ट्राई टू गिव प्रायोरिटी टू देयर सेल्फिश इंटरेस्ट इन डोमेस्टिक पॉलिसीज ओवर द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। यानी कि जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो क्या करते हैं, उनका काम ये होता है कि हम अपनी जो पॉलिसीज़ वो इस तरह से बनाएं कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट हो सके और हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इसी के साथ मैंने आपको आज जो है यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट करा दिया है। पॉलिटिकल साइंस 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं मैं एक साथ आपको दूंगा पॉलिटिकल साइंस के, और अब मैं कोशिश करूंगा कि आपके बीच में रेगुलर वीडियो डालता रहूं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने इतना समय दिया मेरे वीडियो को पूरा सुना। जिन्होंने भी मेरा वीडियो लास्ट तक सुना है उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन जो हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। पहले जो है एकदम से सब्सक्रिप्शन काफ़ी बढ़ रहा था। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, उनको भी बोलें कि वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल में जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना ही मेरे को इंकरेजमेंट मिलेगा वीडियो डालने के लिए। और फ्रेंड्स, कमेंट ज़रूर करें। आप जो भी कमेंट करते हैं वीडियो डालने के लिए मुझे बोलते हैं जिस भी टॉपिक पर, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाता हो, क्योंकि एक टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए मुझे 3 से 4 दिन मेहनत करनी पड़ती है, उस पर रिसर्च करनी पड़ती है, उसके अच्छे से नोट्स तैयार करने पड़ते हैं, उन नोट्स को कई बार रेक्टिफाई भी करना पड़ता है, तो इसलिए समय लगता है। तो पेशेंस रखें, हैव पेशेंस। जो है मैं जल्दी ही और भी वीडियो आपके बीच में अपलोड कर दूँगा, और अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर आपके बीच में मेरे वीडियो आते रहें। तो थैंक्स फ्रेंड्स, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दें ताकि सभी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एक बार फिर बोल दो आपको, हिट द बेल आइकॉन नोटिफिकेशन सो दैट यू कैन रिसीव द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड अ न्यू वीडियो। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा, इसमें कोई कमी है तो वो भी बताएं, ताकि मैं उसको आने वाले भविष्य में सुधार सकूं और आपके बीच में इस तरह से नए नए वीडियो लेके आता रहूं। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने इतना समय दिया।